गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक हमारा सिंथेसिस से रिलेटेड है। सिंथेसिस के अंतर्गत नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। माय डियर स्टूडेंट्स, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्रकर्ता। अब स्वतंत्रकर्ता का मतलब ये हुआ कि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होंगे और अलग अलग उसका वर्ब होगा। यानी एक सब्जेक्ट अलग होगा, एक सब्जेक्ट अलग होगा और दोनों के एक्शन जो होंगे अलग होंगे। यानी एक सब्जेक्ट के द्वारा अगर दो कार्य हो तो एक सब्जेक्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। इसलिए इसमें क्या है कि सब्जेक्ट अलग अलग है और दोनों सब्जेक्ट पे कोई प्रेशर नहीं है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मीन्स, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट हैज डिफरेंट वर्ब, अलग अलग वर्ब होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वर्ब होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो सिम्टम है, सिम्टम का मतलब होता है पहचान। इसमें जो आएंगे या तो कभी पर आएगा या तो कभी के बाद आएगा। कुछ काशंस है, सावधानियां हैं। क्या है? जो कार्य पहले हुआ हो उसे हैविंग प्लस V3 में बदलना है। मैं फिर बता रहा हूं कि जो कार्य यानी जो एक्शन पहले हुआ हो, पहले घटित हुआ हो, उसे आप हैविंग लगाकर V3 में बदलेंगे। और जो कार्य पहले हुआ हो उसका सब्जेक्ट लिखना भी आवश्यक है। जो कार्य बाद में हुआ हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यहां तक तो क्लियर है ना? कि जो यहाँ देखेंगे जो कार्य पहले हुआ हो उसे सब्जेक्ट लिखना आवश्यक है। मैं ये पॉइंट इसलिए लिखा हूं कि जब आपको मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा रहा था, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा रहा था, परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ा रहा था, तो उसमें जो एक्शन पहले होते थे उसका सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता था, क्योंकि एक सब्जेक्ट के द्वारा दो एक्शन होते थे। तो इसलिए जब सब्जेक्ट एक ही है और एक्शन दो हो रहे हैं तो सब्जेक्ट एक को नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जो एक्शन पहले हुआ हो। लेकिन इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो अलग अलग उनके वर्ब हैं, इसलिए इसमें जो कार्य पहले हुआ हो उसका सब्जेक्ट लिखना जरूरी है और जो कार्य बाद में हुआ हो उसका भी सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। तो यहां तक तो क्लियर होगा। हम आगे बढ़े जी। स्ट्रक्चर देखते हैं। यह देखेंगे डियर, द सन, द डार्क, इसमें वही काम करना है। देखेंगे इधर, द सन रोज, सूरज निकला, द डार्क डिसअपियर्ड, अंधेरा गायब हो गया। आप यहां देख रहे हैं कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सन है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट डार्क है। यानी इधर सूरज का काम है निकलना और उधर डार्क का काम है गायब होना। इधर सूरज अपना काम कर रहा है और उधर डार्क अपना काम कर रहा है। तो कंफर्म है, एकदम डेफिनेटली कंफर्म है कि सन का काम निकलना है और यानी डार्क का काम गायब होना है। तो दो सब्जेक्ट है और दोनों पर कोई प्रेशर नहीं है। एक चीज और ये इसमें देखिए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है। पहले सूरज निकला है कि पहले अंधेरा गायब हुआ है? पहले सूरज निकला है कि अंधेरा गायब हुआ है? तो निश्चित रूप से पहले सूरज निकला है, उसके बाद से अंधेरा गायब हुआ है। तो इसीलिए आप इसमें क्या करेंगे, ये एक्शन पहले हुआ है तो इस सब्जेक्ट को, सन को लिखेंगे, उसके जस्ट बाद हैविंग लगाएंगे और रोज सेकेंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म राइजन करेंगे।
और यहाँ कॉमा। अब देखेंगे बेटा ये कि ये डार्क डिसअपीयर्ड, अंधेरा गायब हो गया, ये एक्शन बाद में हुआ है। तो इस सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं, देयर इज नो चेंजिंग इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। सेम कॉपी कर लेंगे, द डार्क डिसअपीयर्ड। यहां देखेंगे डियर, मिस्टर विशाल और अंशु इधर देखिए। आई प्लग्ड दी फ्लावर्स, मैं फूल को तोड़ा। द गार्डनर स्टार्टेड स्कोल्डिंग, और माली मुझे डांटने लगा। तो आप इसमें इस सेंटेंस को देख करके क्लियर करेंगे, ये जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है। आई प्लग दी फ्लावर, मैं पुष्प को तोड़ा। गार्डनर मुझे डांटने लगा, तो निश्चित रूप से पहले मैं फूल तोड़ा हूं, उसके बाद से गार्डनर ने मुझे डांटा है। तो ये एक्शन पहले हुआ है, तो इसका सब्जेक्ट लिखना जरूरी है, यानी आई के जस्ट बाद लगाएंगे हैविंग प्लग्ड द फ्लावर्स, और यहां कॉमा लगाएंगे। सिमिलरली, बिल्कुल ऊपर की तरह ये एक्शन बाद में हुआ है, तो इसमें फिर कोई चेंजिंग नहीं, इसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं। सेम, द गार्डनर स्टार्टेड स्कोल्डिंग, सिर्फ कॉपी कर लेंगे। स्टार्टेड स्कोल्डिंग। यहां तक क्लियर है ना? यस। आपने अभी एक एग्जाम्पल के बाद सेकंड एग्जाम्पल देखा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो एक्शन पहले हो रहा है उसमें आप हैविंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो एक्शन बाद में हो रहा है उसमें कोई तो चेंजिंग करना ही नहीं है। एक एग्जाम्पल और प्रेजेंट करूंगा ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके। इधर देखेंगे, द डॉक्टर गैव हर मेडिसिन, डॉक्टर ने उसे दवाई दिया। सी वेंट टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल गई। फिर आप इस सेंटेंस में वैसा ही देखना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है। मिस्टर विशाल इधर देखेंगे, डॉक्टर गेव हर मेडिसिन, डॉक्टर ने उसे दवाई दिया। सी वेंट टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल गया। अब आपको इसमें ये जस्टिफाई करना है कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है। क्या डॉक्टर ने पहले उसे दवाई दिया है कि या पहले वो हॉस्पिटल गई है? निश्चित रूप से पहले वो हॉस्पिटल गई है और तब डॉक्टर ने दवाई दिया है। तो इसमें देखिएगा, परीक्षा में आपको जो एक्शन पहले हुआ रहेगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस पहले ही लिख देगा। जो एक्शन पहले हुआ होगा उस सेंटेंस को बाद में लिख देगा, और जो एक्शन बाद में हुआ रहेगा वो सेंटेंस पहले लिख देगा। जैसे अब की बार देखिए, जो एक्शन पहले हुआ है उस सेंटेंस को बाद में लिखा है, पहले वो हॉस्पिटल गई है, और जो एक्शन बाद में हुआ है वो सेंटेंस पहले लिखा है। लेकिन करेंगे काम वही, जो एक्शन पहले हुआ है उसको पहले बनाएंगे। जैसे सी वेंट टू हॉस्पिटल, तो यहां लिखेंगे बेटा सी हैविंग gone to hospital, ओके, कॉमा,
ये एक्शन बाद में हुआ है, डॉक्टर ने उसे दवाई बाद में दिया है, तो आप बिल्कुल उसी तरह इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, एकदम सेम। द डॉक्टर गेव हर मेडिसिन, यह नोट कर देंगे। तो मैं ये होप कर रहा हूं मेरे स्टूडेंट्स कि आपको इस तरह के सेंटेंसेस को कंबाइन करने में परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं इसका स्टेप नंबर सेकंड बताता हूं, यानी ये स्टेप नंबर फर्स्ट था, आप इसे मान लेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। सॉरी मैं लिख नहीं पाया था, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब इसका होता है स्टेप नंबर, डियर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सेकंड स्टेप। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे फर्स्ट सेंटेंस में इज, आर, एम, वाज, वर, इनमें से कोई भी वर्ब आता है, मैं क्या बोला कि इज, आर, एम, वाज, वर, इनमें से कोई एक वर्ब आता है तो उसे आप डेफिनेटली चेंज करेंगे बीइंग में। किस में चेंज करेंगे? बीइंग में। अब उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, बीइंग, एडजेक्टिव, एक्सेट्रा, और उसके बाद सेकंड सेंटेंस। मेरा कहने का मतलब है उसी तरह से जो एक्शन पहले हुआ होगा उसके बाद और जो एक्शन बाद में हुआ होगा उस सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं करना है। सपोज कि ये सेंटेंस में आया हुआ जैसे कहा जाए ही वॉज हंग्री, वह भूखा था, हर मदर गेव हिम फूड, उसकी माता जी उसे भोजन दी, तो कौन सा एक्शन पहले हुआ है? डेफिनेटली कि वह पहले भूखा था तब उसकी माताजी ने उसे भोजन परोसा है, दिया है। तो आप उसी तरह से जैसे पहले कर रहे थे, इसमें सब्जेक्ट ही है, सॉरी मैं यहाँ मार्कर यूज करना चाहूंगा, ही वाज है, इसे बिंग में चेंज करेंगे, और इसका एडजेक्टिव हंग्री है, सेम लिखेंगे कॉमा लगा करके। यह एक्शन बाद में हुआ है, सेम कॉपी कर लेंगे। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो हुआ नहीं होगा, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। मैं इस पर एक और एग्जांपल प्रेजेंट करना चाहता हूं। देखेंगे डियर, यहाँ पर मिस्टर विशाल, आंसू, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप लोग और भी साथ में जो बैठे हुए हैं वो भी, उनको भी बताना चाहता हूँ, बिल्कुल इस फार्मूले पर चलिएगा। इज, आर, एम, वाज, वर, अगर इनमें से कोई आता है तो आप उसे बिंग में निश्चित रूप से कन्वर्ट करेंगे। सपोज कि यहाँ सेंटेंस आया हुआ है आई एम एंग्री, मैं नाराज हूँ, दे विल परसुएड मी, वे लोग मुझे मनाएंगे। अब ये आशा कर रहा है, एक लड़का है, सोच रहा है कि मैं नाराज हूं तो वे लोग मुझे मनाएंगे। तो इसमें एम आया हुआ है, मतलब यहाँ पर एम आया हुआ है। आप क्या करेंगे? इस एम को बिंग में बदल देंगे। जैसे इस सब्जेक्ट को भी लिखेंगे, वो तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, आई बिंग एंग्री। अब यहां लगाएंगे कॉमा, ये एक्शन बाद में हुआ है, उसकी ये सोच है कि वो लोग मुझे मनाएंगे, इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं करना है, सीधा जैसा है वैसे इसको कॉपी कर लेना है मेरे डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये सेकेंड स्टेप है। इसके बाद हम थर्ड स्टेप पर बात करते हैं। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या है? इज, आर, एम, वाज, वर प्लस V4। आप जानते हैं कि V4 का मतलब होता है ING, यानी इज, आर, एम, वाज, वर के बाद अब ING फॉर्म आएगा, यानी क्रिया के अंत में ING लगकर आएगा। तो आप उसे क्या करना है?
यानी इज, आर, एम, वाज, वर में से कोई भी एक आता है तो उसे आप बिंग में पहले की तरह कन्वर्ट करेंगे, और जो आईएनजी है यानी जिस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है उसे V3 कर देंगे। V3 का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इज, आर, एम, वाज, वर को आप चेंज करेंगे बिंग में, और जो क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है उसको कर देंगे V3। जैसे एग्जाम यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, बिंग, V3 ऑब्जेक्ट, और सेकंड सेंटेंस यानी जो एक्शन बाद में हुए रहेंगे उसको बाद में लिख लेंगे, और जो एक्शन पहले रहेंगे उसी को बिंग में लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखेंगे, जैसे इट वाज रेनिंग, एक आपका ट्रिक भी है, समझ लीजिएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसे भी देख लीजिए कि इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सका। यहाँ का सब्जेक्ट अलग है, यहाँ का सब्जेक्ट अलग है, बिल्कुल पहले की तरह। आप इस सब्जेक्ट को लिखिए, इट वाज है तो इसे बिंग कर दीजिए। रेनिंग है तो इस रेनिंग का थर्ड फॉर्म होता है रैन, और यहाँ कॉमा लगाइए। ये एक्शन बाद में हुआ है कि मैं बाहर नहीं जा सका, तो इसको आप सेम कॉपी कर लीजिए। फिर यहां देखेंगे, दे आर बीटिंग मी, वे लोग मुझे पीट रहे हैं। आई कैन नॉट प्रिवेंट देम, मैं उनको रोक नहीं सकता हूं। तो आप फिर देखिए बेटा, आर के बाद क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है, इसका सब्जेक्ट लिखिए। दे आर है तो आर को आर नहीं बिंग करेंगे। बीटिंग है तो बीटिंग में आईएनजी लगा हुआ है तो उसको हम थर्ड फॉर्म बीटेन करेंगे। आई इसका ऑब्जेक्ट मी है, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ कॉमा, और ये एक्शन बाद में हुआ है, मतलब कि मैं रोक नहीं सकता क्योंकि पहले वो लोग पीट रहे थे, पीटने के काम किए, और मैं उनको रोक नहीं सकता। सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो इसलिए आप सेम कॉपी कर लो बेटा। आई कैन नॉट प्रिवेंट देम। तो इस तरीके से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप कंप्लीटेड। अगर मेरे डियर स्टूडेंट्स कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में जा करके अपना कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।